नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डेंगू के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू मच्छर जनित एक वायरल बुखार है जो कि एडिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। या वही एडिस मॉस्किटो है जो चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस करवाता है। अगर हम वायरस की बात करें तो यह फ्लेविविरिडी फैमिली की है और इसके 4 सेरोटाइप्स होते हैं, डेनबी1, डेनबी2, डेनबी3 एंड डेनबी4। आज के इस वीडियो में मैं मेनली जो लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, कुछ जिज्ञासा पूछा है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। एक मेरे गुरुतुल्य सीनियर ने मुझसे पूछा कि ये आजकल जो डेंगू के केसेस आ रहे हैं ये अर्बन एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं कंपैरेटिवली कि रूरल एरिया से, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है कि अर्बन एरिया में होने के लिए आपको 2-3 चीज़ें समझनी होगी। पहला कि ये जो एडिस मॉस्किटो है इसका ब्रीडिंग प्लेसेस जो है यह फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में होता है। एनोफिलिस की तरह ये नाले के पानी में नहीं पनपता। फ्रेश स्टेगनेंट वाटर से है मतलब है कि जहाँ पे ताज़ा पानी हो, जैसे कि जल जमाव वगैरह आमतौर पे हम लोग जैसे कूलर में, एसी में, ये सब है। दूसरी बात, आप स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं। रूरल एरिया में घर थोड़ी दूरियां पे होती हैं, वहीं अर्बन एरिया में अगर जैसे कि अपार्टमेंट वाइज या जो टेरेस होती है काफ़ी क्लोज होती है। एक अपार्टमेंट में कई सारे फ्लैट हैं और ये मॉस्किटो इतनी दूरी आसानी से ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि क्यूलेक्स जो है वो 3 किलोमीटर की सफ़र तय कर सकता है, उसी तरह एनोफिलीज 8 से 10 किलोमीटर तक की दूरी फ्लाई कर सकता है और एडिस मॉस्किटो 400 मीटर्स तक की फ्लाई कर सकता है। अगर फीट में हम लोग देखें तो 25 से 30 फीट, 40 फीट होता है, जो कि आसानी से अगर आपके पड़ोस में अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं एक को हुआ तो आसानी से वो 5th 6th टॉप फ्लोर तक वो जा सकता है। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग होम डेकोरेशंस के लिए जैसे कि फ्लावर पॉट वगैरह यूज़ करते हैं। तो फ्लावर पॉट में अगर आप पानी यूज़ करते हैं जो बदलते नहीं है तो वो मच्छर उस पानी में पनप सकता है। कुछ लोग घर में फाउंटेन्स वगैरह लगाते हैं, वो पानी अगर आप नहीं बदल रहे हैं समय समय पे तो मच्छर वहाँ भी पनप सकता है। ये कुछ रीजन्स हो सकते हैं जहाँ की अर्बन एरिया में जो हैं वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इसके लक्षण के बारे में पूछा तो जैसा कि सबों को पता है कि इसमें बहुत तेज़ बुखार होती है, 104-106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है। सर में दर्द बराबर बना रहता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, मेनली जोड़ों में जैसे कि एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, इन सब जगहों पे दर्द होता है। और पेट में भी दर्द की समस्याएं लेके पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। और उल्टियाँ होती हैं, उल्टियाँ 3 से 4 बार उल्टियाँ हो सकती है जिससे कि डिहाइड्रेशन के चांसेस बने रहते हैं। और शरीर में कई जगह पे रैसेस आते हैं, चकते जैसे नज़र आते हैं उसमें। तो ये सारी लक्षण हो गए। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि वाजिद ने पूछा मुझसे कि ये कितना गंभीर है, तो अगर गंभीरता के हिसाब से हम देखें तो इसको मेनली हम 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक कम गंभीर, गंभीर और अत्यधिक गंभीर। जो कम गंभीर हैं और गंभीर हैं उनको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो अत्यधिक गंभीर है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में या किसी डॉक्टर से परामर्श लेने चाहिए, वही सही होगा। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल आप अगर 500 mg यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 बार, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। कुछ लोगों ने बोला कि एस्पिरिन भी एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक है तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। यहाँ आपका प्लेटलेट्स कम है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो आपको नहीं यूज़ करना है इसमें। फिर जैसे कि बेड रेस्ट का इसमें बहुत अहम रोल है। आपके रिकवर बहुत फास्ट होगा अगर आप बेड रेस्ट करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स लगातार गिरते जाते हैं जिससे कि थकान की स्थिति बनी रहती है। और इसमें जो डिहाइड्रेशन, जैसा कि मैंने बोला, वोमिटिंग वगैरह हो सकता है। डिहाइड्रेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो आप डिहाइड्रेशन को कैसे पहचानोगे? डिहाइड्रेशन में तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, गले
सूखने जैसा एहसास होगा, जीभ सूखेगा, आंसुएं नहीं आती, आंखें धंस जाती हैं। तो ये सब, और टैकीकार्डिया उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो हार्ट बीट है वो 100 से ऊपर होता है बीट्स पर मिनट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो डिहाइड्रेशंस को बताता है। तो डिहाइड्रेशंस में मेनली आपको जो पदार्थ है, तरल पदार्थ, उसका सेवन करना चाहिए, जैसे कि कोकोनट वाटर है, नारियल पानी हुआ, फिर गिलोय का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर संतरे का जूस आप पी सकते हैं, अनार का जूस आप पी सकते हैं। ये सब आपके प्लेटलेट्स को जो लगातार गिर रहे हैं उसको वो बढ़ाता है। फिर कुछ लोगों ने बोला सब्जियों में, तो सब्जियों में पंपकिन, कोहड़ा जिसको हम लोग कदीमा बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मूंगफली भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी से मेरा कहना है कि जब प्लेटलेट्स 10,000 या उससे भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशंस में आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग IV नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज, जो जैसा सिचुएशंस होता है उस हिसाब से यूज़ करते हैं। कुछ कंडीशंस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अगर वो अत्यधिक गंभीर हो तो आप उसको समय से अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुंचने की कोशिश करें। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।